मनोरमा जी और संजय जी दोनों ही उन्नाव में रहते थे। संजय जी वहीं जॉब करते थे। उनके रिटायरमेंट को कुछ ही महीने बचे थे। एक दिन अचानक मनोरमा जी की तबीयत खराब हो गई, जिसका इलाज उन्नाव में संभव नहीं था। इसलिए मनोरमा जी अपने बेटे और बहू के पास शहर गई हुई थी। बेटा तो उन्हें बहला फुसला कर अपने घर लाया था और कह रहा था कि वहाँ आपका बहुत अच्छे से बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवा दूंगा। लेकिन बेटे और बहू का तो कुछ और ही मकसद था। वह तो अपनी बूढ़ी माँ को शहर में लाकर एक नौकरानी की तरह अपने घर में रखना चाहते थे। उनकी बहू निधि अपनी सास से चिकनी चुपड़ी बातें करा के काम निकाला करती थी और मनोरमा जी को लगता था कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, वह उनका कितना ध्यान रखती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटे बहू का क्या मकसद है। बुढ़िया, आंखों पर इतना बड़ा बड़ा चश्मा लगा रखा है, फिर भी तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? फर्श पर कब से सब्जी फैल गई है, इसे क्या तेरी माँ साफ करेगी? अभी मेरा पैर फिसल जाता तो। निधि, यह कैसी पार्टी रखी है तुमने? कोई ढंग का तरीका ही नहीं है। निधि गुस्से में बोली, मम्मी जी आप बैठी बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? चुपचाप साफ करिए। मनोरमा जी बोली, बहू मैं नहीं तो और कौन करेगा? छोड़िए खाने की प्लेट और पहले इसे साफ कीजिए। दिखाई नहीं दे रहा सारे मेहमान अभी यहीं पर हैं और उनकी देख रेख करने के बजाय आप यह खुद ही खाने में लग गई? क्या यही संस्कार हैं आपके? मनोरमा जी नम आंखों से बोली, बहू तुम तो जानती हो मेरा कल व्रत था और आज मैंने तुम लोगों की सफलता के लिए व्रत रखा था और अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और व्रत खुलने का समय हो गया था, इसलिए बस सोचा। उसकी बात को बीच में काटते हुए निधि बोली, जाइए पहले मेहमान को जाकर देखिए, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए और यह सब करके पहले सब्जी साफ कीजिए। मनोरमा जी अभी एक निवाला भी मुंह में नहीं डाली थी और बहू ने उनके हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। लेकिन अब भूख के मारे उनके प्राण निकले जा रहे थे। उन्होंने पहले वह फर्श पर गिरी हुई सब्जी साफ की। मनोरमा जी तभी खाने की प्लेट लेकर मेहमानों के आगे पीछे तो कभी पानी की ट्रे लेकर आगे पीछे लगी रहीं। आज संजय जी को याद करके मनोरमा जी की आंखें बार बार नम हो रही थी। संजय जी ने उन्हें कभी उनके आत्मसम्मान को झुकने नहीं दिया था। खुद से ज़्यादा वह मनोरमा जी को मान सम्मान देते थे। उस जमाने में ना तो मोबाइल था और ना ही कोई संपर्क के साधन जिसके जरिए मनोरमा जी अपने पति से बात करके दुख बांट सकती थी। अरे यार, यह कैसी बोरिंग पार्टी रखी है तुमने। हम तो चलते हैं, हमारे बच्चे यहाँ बोर हो रहे हैं। निधि की एक सहेली ने बोला। निधि अपनी सास से बोली, मम्मी जी आपसे कहा था ना कि बच्चों के मनोरंजन के लिए बाहर से किसी जोकर का या कोई इंटरटेनमेंट का इंतजाम कर देना। मनोरमा जी बोली, बहू इतने काम थे तो याद नहीं रहा। निधि गुस्से में बोली, तो अब इन बच्चों का मनोरंजन कौन करेगा? ऐसा कीजिए, वह जो सुबह मैंने आपको एक ड्रेस लाकर दी थी ना, आप वही पहनकर बच्चों का मन बहलाइए। यह आपके बेटे की सफलता की इतनी बड़ी पार्टी है तो कोई निराश नहीं लौटना चाहिए। अब जाइए यहाँ से। मनोरमा जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप वह ड्रेस पहनी और मन ही मन सोचा कि बच्चों से कैसा बैर, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इसलिए मनोरमा जी ने अपने आंसू पोंछे और वह भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई। कभी वह उनको मदारी वाला नाच करके दिखाती तो कभी मोर की तरह नाच कर खुश करती। पर मनोरमा जी की नज़र जैसे ही पार्टी में पड़ी मौजूद लोगों पर गई जो उन पर खिलखिलाकर हंस रहे थे
यहाँ तक कि बेटे बहू ने भी अपनी माँ का अपमान करने से पीछे नहीं रहते। मनोरमा जी के इस मंशा के पीछे छुपे चेहरे पर आंसू झरझर बह रहे थे। कुछ देर सब लोग जा चुके थे, लेकिन इतना अपमान सहने के बाद मनोरमा जी की अब भूख भी मर चुकी थी। वह कमरे में जाकर धम्म से लेट गईं। 2 दिन से व्रत के कारण उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी। ऐसे ही वक्त बीतने लगा। एक दिन मनोरमा जी बाहर से लौटी तो देखा उनका सारा सामान घर के बाहर वाले आंगन में रखा था और सभी कमरों में ताले लगे हुए थे। तो उन्हें थोड़ी घबराहट हुई। फिर मनोरमा जी रसोई में सामान रखने के लिए गईं तो देखा किचन का भी ताला लगा हुआ था। उन्होंने बड़बड़ाते हुए एक पड़ोसी से पूछा, बहन जी, मेरे बेटे और बहू का कुछ पता है क्या आपको? कहाँ गए हैं? मनोरमा बहन, पता नहीं है। आपके जानने के कुछ देर बाद ही वह कुछ सामान लेकर निकल गए थे। यह सुनकर मनोरमा जी लड़खड़ाते कदमों से वहीं दरवाजे पर गिर गईं। उनके हाथों से सामान का थैला छूटकर नीचे गिर पड़ा और एक एक करके सारा सामान घर के बाहर फैल चुका था। अब वह कहाँ जाएंगी, यही सोच सोचकर उनकी हालत खराब होती जा रही थी। तभी 1 घंटे तक वह पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं दरवाजे पर बैठी रहीं। जहाँ इस अनजान शहर में लोग एक दूसरे की मदद करना तो दूर, आपस में बोलना भी पसंद नहीं करते, वहाँ मनोरमा जी किससे मदद मांगती? उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वह पति के पास वापस जा सकती थी। धीरे धीरे मनोरमा जी ने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाला। वहीं 1-2 घरों में काम करके अपना पेट भर लेती और रात को घर के बाहर वाले आंगन में जमीन पर ही सो जाती। ऐसे ही करीब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन बेटे बहू लौटकर अभी तक नहीं आए थे। बेटे के विश्वासघात और पति से दूरी के कारण वह धीरे धीरे बीमार रहने लगी। हालत यह हो गई कि एक दिन वह उठ नहीं पाई। 2 दिन तक जब वह लौटकर काम पर नहीं गई तो एक भले आदमी ने उन्हें ऐसी हालत में देखा तो उसे पास के एक वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया, जहां उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा था और कुछ ही दिनों में वह फिर से ठीक हो चुकी थी। उधर संजय जी अपने किसी दोस्त से मिलने वृद्ध आश्रम पहुँचे तो कोने में बैठी उस महिला को देखते ही संजय जी के पैरों के तले जमीन सरक गई। संजय जी ने वहाँ के मैनेजर से पूछा तो पता चला कि बेचारी कौन है। यह बता रही थी इसके बेटे बहू इसे छोड़कर चले गए। अभी 15 दिन पहले ही एक आदमी बेहोशी की हालत में इन्हें यहाँ छोड़कर गया था। जब देखो बेचारी अपने पति को याद करके बस रोती रहती हैं। यह सब सुनकर संजय जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। क्या हुआ संजय जी, क्या आप उस बूढ़ी औरत को जानते हैं? संजय जी कपकपाते होठों से बोले, हाँ मैनेजर साहब, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है उस औरत से मेरा। यह मेरी पत्नी मनोरमा जी हैं। यह सुनकर मैनेजर साहब भी हैरान रह गए। संजय जी मनोरमा जी के नज़दीक पहुँचे तो सामने पति को देखकर मनोरमा जी फूट फूट कर रोने लगी। तो संजय जी ने मनोरमा जी को गले से लगा लिया। मनोरमा, यह सब कैसे हुआ? तुम तो मुंबई गई थी ना, तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गई? मनोरमा जी बस रोती जा रही थी और उनके बीते हुए कल की बातें उनकी आंखों के सामने घूमने लगी थी। मनोरमा, तुम्हारी खांसी तो ठीक ही नहीं हो रही है और यह दवाई तुम पर असर नहीं कर रही। मुझे डर है कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए। अब तुम्हें मुंबई जाकर दिखा लेना चाहिए। दुनिया के लोग वहाँ जाकर इलाज करवाते हैं। किस बात की दिक्कत है वहाँ? बेटा तो पहले उस शहर में रहता था। सोचने वाली बात है कि हम अपने बेटे से ही कुछ नहीं कह पाएँ। यह कैसी विडंबना है।
बच्चे अपनी हर छोटी बड़ी मांग माँ बाप से खुलकर कह देते हैं और हम बूढ़े माँ बाप अपनी तकलीफ भी नहीं बता पाए। क्यों? संजय जी अपनी पत्नी मनोरमा जी से कहते हैं। मनोरमा जी बोली, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको यहाँ उन्नाव में अकेले छोड़कर मैं मुंबई कैसे जा सकती हूँ? अभी आपकी नौकरी को 6 महीने बचे हैं और फिर वहाँ बहू भी नौकरी करती है। मैं किसके साथ बात करूँगी? बहू के साथ तो मैं 4-5 दिन भी नहीं रही। याद है ना, अपनी मर्जी से शादी करना चाहता था। उसके लिए कितना हमें मक्खन लगाया था कि पढ़ी लिखी लड़की, नौकरी वाली लड़की है। हमसे कहा और ब्याह कर ले आया और दूसरे दिन लेकर भी चला गया। न जाने उसका कैसा स्वभाव होगा। संजय जी बोले, अरे अपने बेटे के घर जा रही हो तो बहू से डरने की क्या बात है? अगर बेटा विश्वासी हो तो फिर बहू कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं होती। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उनके बेटे मनोज का फ़ोन आता है। संजय जी ने माँ की तबीयत के बारे में बताया तो मनोज बोला, पापा मैंने कभी यहाँ आने से आप लोगों को मना किया है? मैं तो कई बार माँ को बोल चुका हूँ कि आप आ जाओ, यहाँ दिखा देता हूँ, पर वह है कि आपको छोड़कर आना ही नहीं चाहती। लोग तो यही सोचेंगे कि बेटा ही ध्यान नहीं देता है। माँ पत्नी का फर्ज तो बखूबी निभा रही हैं, परंतु एक माँ और सास होने का फर्ज भी तो उन्हें निभाना ही चाहिए। अरे यहाँ आएंगी और निधि को कुछ बातें सिखाएंगी तो कल को वह उन्नाव जाकर कुछ दिन ठहर पाएगी, वरना सब लोग तो निधि को ही गलत समझेंगे। संजय जी ने मनोरमा जी को बहुत समझाया और उन्हें बेटे के पास शहर भेज दिया। माँ को डॉक्टर से दिखाकर दवाई दिलाकर मनोज बोला, माँ आपको यहाँ अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही निधि के पास। इस बात का मुझे अफसोस है, पर क्या कर सकते हैं। अब आप आए हैं तो यह किराए का घर जैसा लग रहा है, वरना मुंबई जैसे शहर में अपना मकान लेना यहाँ मेरा एक सपना है, जो लगता है सपना ही रह जाएगा। मनोरमा जी बोली, अरे बेटा, भगवान तुम्हारे सारे सपने पूरे करे और तू मेरी चिंता मत करो, मैं रह लूँगी। वक्त बीतने लगा। मनोरमा जी को संजय जी की चिंता लगी रहती थी, पर वह बच्चों की खुशी के लिए यह विरह भी सहने को तैयार थी। निधि कुछ तो करती थी नहीं, अपनी मीठी मीठी बातों से मनोरमा जी को बहला फुसला कर घर के सारे काम करवा लेती थी। उन्हें भी लगता था कि बहू बहुत अच्छी है। एक रोज़ निधि बोली, मम्मी जी हमने आज तक कभी अपने किसी दोस्त को यहाँ नहीं बुलाया। क्या करें, किराए का मकान है, कितना छोटा है कि कहीं कुछ कर भी नहीं पाते। अब आप आई हो तो हम सोच रहे हैं छोटे से घर में पार्टी रखें, सबको बुलाएं और आपसे मिलवाएं। आपको कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना? मनोरमा जी हंसकर बोली, अरे नहीं बहू, मैं तो पूरे दिन घर में अकेले ही बैठी रहती हूँ। अच्छा है घर में कोई आएगा तो चहल पहल होगी। निधि बोली, पर मम्मी जी यह भी तो सोचिए, 10-12 लोगों का खाना बनाना कितना मुश्किल है, और अगर होटल से मंगवाते हैं तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। छोड़िए, रहने ही देते हैं। मनोरमा जी बोली, अरे नहीं नहीं बहू, अपने ज़माने में तो मैं रोज़ 15 से 20 लोगों का खाना बनाती थी। अब तो तुम्हारे ससुर जी नौकरी करने लगे तो मुझे लेकर उन्नाव में रहने लगे। आज भी तो इतने लोगों का खाना मैं आराम से बना ही सकती हूँ, तुम बुला लो। निधि मुस्कुराने लगी और मनोरमा जी रसोई में जाकर रोज़मर्रा के काम करने लगी। मनोज धीरे से बोला, निधि ऐसा ना हो कि माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए और तुम्हारे कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अस्पताल की दवाओं में ज़्यादा खर्चा हो जाए। निधि बोली, अरे नहीं, कुछ नहीं होगा
और वैसे भी कौन हम दोबारा डॉक्टर के पास ले जाएंगे। छोटी मोटी दवाइयाँ लेकर दे दूंगी, कुछ नहीं होता है, बस तुम अपना मुंह बंद करो। 2 दिन बाद छुट्टी का दिन था। करीब 10-12 लोग आने वाले थे। मनोरमा जी सुबह 5 बजे से ही रसोई में लगी पड़ी थी और निधि आराम से चैन की नींद सो रही थी। जब रसोई में कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आई तो मनोज जागकर बोला, माँ थोड़ा आवाज़ कम करो, निधि सो रही है। एक दिन तो बेचारी को छुट्टी मिलती है, उस दिन भी आप खटपट लगा रखी हैं। अगर आपसे काम नहीं होना था तो आपने हाँ क्यों किया। मनोरमा जी बोली, बेटा माफ़ करो, अब ध्यान रखूंगी, तुम जाओ और सो जाओ। मनोरमा जी सोचने लगी, मैं तो बहू की मदद के लिए हाँ कर दी थी, पर बहू मेरी मदद के लिए रसोई में झांकने तक नहीं आएगी। मुझे क्या मालूम था कि वह सारा काम मुझ पर ही छोड़ देगी। सही कहते हैं मनोज के पापा जी, मैं हाँ बोलने से पहले सोचती भी नहीं हूँ। अब जिम्मा लिया है तो पूरा करना पड़ेगा। शाम होते होते मनोरमा जी ने सारा खाना टेबल पर लगा दिया, पर उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने सब काम करके अपने कमरे में आराम करना ही ठीक समझा। धीरे धीरे सभी मेहमान आने लगे। सब खाना खा रहे थे। अचानक से टेबल पर पानी खत्म हो गया। निधि मनोरमा जी के कमरे में जाकर बोली, मम्मी जी, क्या घर में यही रिवाज है कि मेहमान आए तो खाना सामने रख दो और जा कर के सो जाओ। वहाँ सबको पानी की ज़रूरत है और आप यहाँ लेटी हुई हैं। 2 बोतल पानी लाकर रख दीजिए। मनोरमा जी कुछ कहती उससे पहले ही निधि चली गई। मनोरमा जी चुपचाप पानी का बोतल लाकर टेबल पर रख दी। तभी निधि की एक सहेली बोली, बुढ़िया, जमीन पर थोड़ी सी सब्जी गिर गई है, उसे साफ करो वरना हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मनोरमा जी ने बहू की तरफ देखा तो निधि बोली, मुंह क्या देख रही हो, साफ कर दीजिए। मनोरमा जी चुपचाप सब्जी साफ करके जा रहे थे। तभी निधि की एक सहेली बोली, निधि यह खाना भी अच्छा बना लेती हैं, कभी हमारे घर भी भेजो, दुगने पैसे दे दूंगी। इतना कहकर सब हंसने लगे। निधि बोली, अरे आजकल नौकरों को रखना इतना आसान नहीं है, बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर का दवा का खर्चा अलग, ऊपर से खाना पीना भी दो, तुम तो रहने दो। हाँ, अगर कभी तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो तुम्हारे घर भी भेज दूंगी। इतना कहकर निधि भी हंसने लगी। मनोरमा जी ने सबकी बातें सुनी तो उनकी आंखें भर आईं और वह चुपचाप कमरे में आकर रोने लगी। अपने पति की बातों को याद करने लगी। जब संजय जी कहते थे कि मनोरमा तुम बहुत भोली हो, किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाती हो। उस वक्त मोबाइल का ज़माना नहीं था, आस पड़ोस में लैंडलाइन भी नहीं था, थोड़ी दूर पोस्ट ऑफिस था, वहीं एक फ़ोन था जहाँ से संजय जी कभी कभी मनोरमा जी से बात करते थे। बेचारी मनोरमा जी अपने मन की बात उनसे कह भी नहीं पाती थी। करीब 10 बजे सारे मेहमान चले गए। मनोज ने मनोरमा जी के कमरे में जाकर कहा, अरे माँ, खाना खाई हो कि नहीं? खाना नहीं खाओगी तो और बीमार पड़ जाओगी। और देखो तुम्हारे खाने की लोगों ने कितनी तारीफ की है। चलो जाओ, बहुत सारा खाना बचा है, तुम भी खा लो। मनोरमा जी बोली, बेटा मुझे भूख नहीं है। फिर निधि आई और बोली, मम्मी जी, मेरी सहेलियों की बातों का बुरा मत मानिए, वह तो वैसे ही मजाक कर रही थी। चलिए अब आप खाना खा लीजिए, फिर सब बर्तन मांजना भी तो है, मैं आपकी मदद कर दूंगी। मनोरमा जी बोली, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल सुबह मिलकर साफ कर दूंगी। निधि बोली, मम्मी जी कल सोमवार है, आप तो आराम से घर में रहेंगी, मुझे तो ऑफिस भी जाना है। चलिए कुछ खा लीजिए, सारा काम खत्म
कीजिए। इतना कहकर निधि कपड़े बदलने चली गई। देर रात तक काम खत्म हुआ, फिर सब अपने अपने कमरे में जाकर सोने चले गए। मनोज निधि से बोला, निधि माँ थक गई होंगी, अगर यही हाल रहा तो कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। फिर जो सोचकर यहाँ बुलाया है वह तो हो ही नहीं पाएगा और हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएंगी। सुबह मनोरमा जी जगी तो देखा पैरों के पास निधि बैठी हुई उनके पैरों में तेल लगा रही थी। मनोरमा जी हैरानी से उठकर बैठ गईं। बहू, यह क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? निधि अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, कल मेरी वजह से आप बहुत थक गई हैं। कल मनोज ने मुझे बहुत डांटा कि तुम मेरी माँ से कितना काम करवाती हो। मैं उन्हें यहाँ आराम करने के लिए लाया था। मम्मी जी, मैं अब काम पर नहीं जाऊँगी, मैं आपकी सेवा करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सारा बोझ मनोज के कंधों पर आ जाएगा। कोई बात नहीं, मनोरमा जी बोली। बहू, तू मेरे बारे में इतना सोची, यही मेरे लिए बहुत है। बच्चों के लिए काम करने में माँ को तकलीफ नहीं होती। बस बच्चे प्यार से बात करें और थोड़ी इज्जत दे, और क्या चाहिए। उस दिन तो मनोरमा जी बहू से इतना खुश हो गईं कि कल के दर्द को भी भूल गईं। समय बीता। एक दिन शाम में मनोज मनोरमा जी के पास मुंह लटकाए बैठा और बोला, माँ, आखिर कितने दिन हम किराए के घर में रहेंगे? सोचिए, 20,000 रुपये किराया हो जाता है, फिर राशन पानी, बिजली का बिल। समझ में नहीं आता, क्या जीवन ऐसे ही कट जाएगा हमारा? अपना घर नहीं होगा? मनोरमा जी बोली, बेटा, तुम्हारे पापा जी ने उन्नाव में इतना बड़ा घर बनवाया है। तो मनोज बोला, माँ, मैं शहर की बात कर रहा हूँ, और मैंने सोचा था मुंबई में घर ले लूँगा, तो पापा जी के रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें यहाँ ले आऊँगा, फिर हम सब साथ में ही रहेंगे। छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप लोगों को परेशान होना नहीं पड़ेगा। पर लगता है मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। मनोरमा जी बोली, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कहते हो तुम बताओ, घर कैसे ले सकते हो? मनोज झट से बोला, माँ, निधि थोड़ा सा लोन ले लेगी और थोड़ा सा मैं भी बैंक से लोन ले लूँगा। बाकी की रकम अगर आप पापा के रिटायरमेंट वाले फंड से दिलवा दें तो हमें फ्लैट खरीदने में आसानी हो जाएगी। मनोरमा जी बेटे के मोह में आ गई और पति से बोली कि थोड़ी मदद कर दीजिए जी, यह भी हमारे लिए सोच रहा है। संजय जी ने पत्नी को समझाया कि उसकी पढ़ाई और बेटे की शादी में पहले ही बहुत लोन ले चुका हूँ और बुढ़ापे का सहारा होगा यह फंड का पैसा, पर तुम कह रही हो तो मैं दे देता हूँ। संजय जी ने 30 लाख का इंतजाम कर दिया और बाकी की रकम भी गांव की जमीन बेचकर दे दी। बेटे ने संजय जी से कहा था कि वह घर मनोरमा जी के नाम पर लिया जा रहा है और एक दिन उन्हें तैयार करके रजिस्ट्री के लिए कोर्ट ले जाया गया। वहाँ मनोरमा जी को समझ नहीं आ रहा था कि रजिस्ट्री के पेपर में बहू का फोटो क्यों है और उसे भी कोर्ट क्यों लाया गया है। उस पेपर में निधि का फोटो और नाम देखकर मनोरमा जी का माथा एक बार ठनका, पर बेटे पर विश्वास न करना यह भी तो अच्छा नहीं है। पति वहाँ उन्नाव में थे और मनोरमा जी यहाँ बेटे के पास इलाज के लिए आई थी। वह पति से कुछ कह भी नहीं पाती थी कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। 1 महीने बाद जब मनोज माँ और पत्नी को लेकर फ्लैट पहुँचा तो मनोरमा जी हैरान थी कि बेटे ने कहा था कि 3 रूम का घर लेना है, पर यह तो पुराना घर था। निधि झट से ऊपर जाने लगी और अपनी सास से बोली, यह नीचे जो एक कमरा है वह आपका है,
बार बार आपको सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी, इसलिए आप नीचे ही रहिए। समय बीता तो पता चला उस घर को खरीदने में मात्र 10 लाख रुपए लगे थे। इसका मतलब है उस घर को खरीदने में सारे पैसे मनोज ने अपने पिता के लगवाए थे और बाकी के पैसे उसने मार लिया। और ऊपर से घर के कागजों पर भी बहू का ही नाम था। मनोरमा जी को समझते देर नहीं लगी कि वह अब ठगी की शिकार हो चुकी हैं। उन्हें वहाँ इलाज के लिए नहीं बल्कि पैसे ऐंठने के मकसद से बुलाया गया था। कुछ रोज बाद उन्होंने वापस उन्नाव जाने की जिद की तो निधि ने खुशी खुशी उन्हें जाने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि अब तो उनका मकसद पूरा हो चुका था। घर जाकर मनोरमा जी ने संजय जी को सारी बातें बताई। संजय जी अब बेटे पर केस करके भी क्या कर सकते हैं, लेकिन यह घाव नासूर बनकर अंदर ही अंदर उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। अब मनोरमा जी अपने पति के पास, लेकिन बेटे की बेईमानी और फरेब उनके हृदय को छलनी कर रखा था। एक दिन मनोरमा जी ने अपने बेटे से पूछ लिया, आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा फरेब क्यों किया? जब बेटा ही अगर माँ बाप को धोखा दे तो कोई किसी और पर क्या विश्वास करेगा? मनोज बेशर्मी की तरह एक सीधा सा जवाब दिया, अरे माँ, निधि अगर लोन ले लेती तो आगे चलकर हम इससे बड़ा घर लेने के लिए लोन कहाँ से लेते? और क्या हुआ अगर आपके नाम पर घर खरीद लिया तो वैसे भी आप लोगों के मरने के बाद सब कुछ तो हम लोगों का ही होगा, और यह आपका नाम मैंने हटा दिया। बेटे की बात सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए। मनोरमा जी मन में बोली, एक माँ को दुखी करके संसार में कोई सुखी नहीं रह पाया है, तो तुम कैसे चैन से सो पाओगे? तुम्हारी पत्नी ने मेरे साथ वहाँ कितना खराब व्यवहार किया, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली, पर तुमने जो मेरे साथ धोखा किया उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। याद रखना, सच कहते हैं लोग, एक माँ की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। कुछ ही समय बाद निधि और मनोज दोनों की नौकरी चली गई, क्योंकि दोनों ही 1 महीने के लिए बाहर घूमने के लिए गए थे। ऑफिस में ना मौजूदगी होने पर बॉस ने दोनों को नौकरी से निकाल दिया। अब वह दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे थे और मजबूरन अपनी माँ के पास आते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मनोरमा जी उन्हें माफ़ नहीं करती और ना ही उन्हें उन्नाव वाले घर में रहने को कहती हैं। अब वह वहीं शहर में जाकर एक किराए की चौली में रहने लगे और वहीं अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से काट रहे थे। तो दोस्तों, मनोरमा जी के साथ उनके बेटे बहू ने जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।